नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेश बारी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर। आपका राजकीय कन्या महाविद्यालय तारानगर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यहाँ आप इस चैनल पे आप बीए और बीएससी के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में अरस्तु के न्याय सिद्धांत को समझेंगे। न्याय सिद्धांत से तात्पर्य जिस समय में अरस्तु लिख रहे हैं, प्लेटो लिख रहे थे, उस संदर्भ में और आज के संदर्भ में बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है। आज हम न्याय से तात्पर्य ज़्यादातर लीगल जस्टिस से लेते हैं, यानी कानून के अनुरूप, कानून जिसे सही मानता है उस सही की स्थापना और कानून लागू करने को न्याय मानते हैं। और न्याय के द्वारा पारस्परिक जो झगड़े हैं उनका निपटान, पारस्परिक दावों का निपटान, इनको न्याय लाभ के पदों इनके वितरण को हम न्याय मानते हैं। लेकिन प्लेटो और अरस्तु के टाइम न्याय का जो संकल्पना थी उसका अर्थ अलग था। जैसे हमने प्लेटो के न्याय के सिद्धांत में पढ़ा था कि प्लेटो न्याय से तात्पर्य ये लेते हैं कि व्यक्ति को अपनी नेचर के अनुरूप कार्य करना चाहिए, और उन्होंने 3 तरह की तत्वों की प्राधान्यता के आधार पर नेचर डिसाइड की थी कि किसी व्यक्ति में स्पिरिट यानी साहस, किसी में विजडम, तो किसी में तृष्णा यानी तृष्णा का डोमिनेंस होता है। इसके आधार पर उन्होंने कहा कि ये जो कार्य हैं इनके आधार पर ही 3 वर्ग बने होते हैं और यही कार्य व्यक्ति को करना चाहिए, और व्यक्ति को अपनी नेचर के अनुरूप कार्य करना ही न्याय है। यह एक तरीके से न्याय का बहुत कर्तव्यमूलक दृष्टिकोण था। अरस्तु ने न्याय सिद्धांत को भी कर्तव्यमूलक के साथ अधिकारमूलक बनाया। तो क्या सिद्धांत है अरस्तु का और प्लेटो के न्याय सिद्धांत से वह कैसे अलग है? अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो की भांति न्याय को राज्य का मूल आधार तत्व स्वीकार किया। देखो, ये एक फैक्ट है कि आज भी न्याय को एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट माना जाता है। जब जॉन रॉल्स लिखते हैं कि जस्टिस इज ए प्राइम वैल्यू, यानी जस्टिस सबसे सर्वोच्च मूल्य है, तो न्याय हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। भी अरस्तु आज से 2,500-3,000 साल पहले लिख रहे हैं, तो अरस्तु ने भी प्लेटो की तरह न्याय को राज्य का मूल आधार तत्व स्वीकार किया। अरस्तु के अनुसार बिना न्याय के कोई भी राज्य व्यवस्था अधिक दिनों तक कायम नहीं रह सकती। न्याय अरस्तु के लिए सद्गुणों का समूह है। न्याय सद्गुणों का व्यवहारिक रूप है, क्योंकि जो ग्रीक दर्शन में हम देखते हैं कि वर्च्यूज पे बल था, सद्गुणों पे बल था। सुकरात से लेकर के अरस्तु सद्गुणों की बात करते हैं, और व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य, इवन राज्य का उद्देश्य, पॉलिटी का उद्देश्य भी सद्गुणों का विकास करना है। नैतिक जीवन का विकास करना राज्य का उद्देश्य है। हमने देखा था कि अरस्तु के आदर्श राज्य का उद्देश्य व्यक्ति के उत्तम जीवन का विकास करना है। तो अरस्तु के न्याय सिद्धांत का अर्थ है कि सद्गुणों को व्यवहारिक रूप में लागू करना, और जब सद्गुण व्यवहारिक रूप में लागू होते हैं तो वह न्याय कहलाता है। न्याय एक अर्थ में सद्गुणों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यह सद्गुणों का व्यवहारिक प्रयोग है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे विवेकी होना सद्गुण है, परंतु दूसरों के साथ विवेकपूर्ण आचरण करना ही न्याय है। न्याय एक सामाजिक गुण है। सामाजिक इस संदर्भ में है कि जब न्याय को अपने व्यवहार में डालना है तो व्यवहार ही आपका दूसरे लोगों के प्रति होता है हमेशा ही। व्यवहार क्या, को कभी किसी व्यक्ति का व्यवहार, अगर वो वैक्यूम में रह रहा है, यानी अकेले एक आइसोलेट जीवन जी रहा है, तो उसका क्या व्यवहार होगा, वो किसके साथ डील कर रहा है। हम दूसरों के साथ डील करते हैं, उसी को व्यवहार कहते हैं। तो इसी के आधार पर सामाजिक संबंध तय करते हैं। तो सद्गुण एक सामाजिक वैल्यू है। राजनीतिक क्षेत्र में भी न्याय श्रेष्ठ है, क्योंकि राजनीति में न्याय उन बातों में निहित है जो सार्वजनिक हित की अभिवृद्धि करते हैं।
न्याय एक तरीके से पब्लिक इंटरेस्ट का आधार है। तो न्याय न केवल सोशल बल्कि पॉलिटिकल लाइफ का महत्वपूर्ण वैल्यू है। तो न्याय सोशल लाइफ में उसके व्यवहार आचरण में दिखता है, वहीं पॉलिटिकल में क्योंकि यह सर्वोच्च पब्लिक इंटरेस्ट की बात करता है। न्याय इस चीज़ का निर्णायक है कि राज्य के लिए औचित्य क्या है, यानी राज्य का उद्देश्य क्या है। राज्य का उद्देश्य उत्तम जीवन को सुनिश्चित करना है, राज्य का उद्देश्य आत्मनिर्भर जीवन को सुनिश्चित करना है, राज्य का उद्देश्य नैतिक और भौतिक विकास करना है। तो यह राजनीतिक समुदाय को व्यवस्थित करने वाला है। तो न्याय इस औचित्यता का समर्थन करता है। न्याय कानून तथा नैतिकता के मिश्रण से बनी कोई वस्तु है, यह राजनीतिक समुदाय के लिए मार्गदर्शन का कार्य करती है। तो अरस्तु का न्याय जैसा आधुनिक समय में न्याय है वैसा न्याय नहीं है। यह कानून के साथ साथ नैतिकता का पुट लिए हुए है और यह राजनीतिक समुदायों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करता है, यानी उन्हें क्या करना चाहिए, उनके लिए लक्ष्य क्या होना चाहिए, इसे तय करता है। न्याय का वर्गीकरण। अरस्तु की एक पुस्तक, अक्सर हमने जितने भी विचार पढ़े उन सबको हमने अरस्तु की पॉलिटिक्स में पढ़ा कि अरस्तु की पॉलिटिक्स की दूसरी तीसरी किताब में, अरस्तु की पॉलिटिक्स की 8वीं 9वीं किताब में। लेकिन न्याय का वर्गीकरण अरस्तु की इथिक्स नामक पुस्तक में मिलता है। वहाँ अरस्तु ने न्याय के 2 रूप माने। ये जो अरस्तु का न्याय का विभाजन है, इसका उन्होंने कोई तात्विक अंतर नहीं, लेकिन स्कोप के आधार पर, एक का स्कोप कम है और एक का स्कोप ज़्यादा विस्तृत है, इसके आधार पर 2 तरह के न्याय माने, सामान्य न्याय और विशिष्ट न्याय। जो जनरल जस्टिस है, यह एक तरीके से इसका क्षेत्र व्यापक है, यह संपूर्ण अच्छाई का नाम है, इसमें सब सद्गुण और संपूर्ण साधुता का समावेश है, यानी एक तरीके से सभी सद्गुणों का विकास और उन सद्गुणों को आचरण में लाना ही न्याय है। तो यह एक तरीके से जस्टिस एज ए होल, जस्टिस एज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होल सिस्टम सामान्य न्याय है। दूसरा है विशिष्ट न्याय। यह सामान्य न्याय का अंग है, इसका क्षेत्र अत्यंत सीमित होता है। यह तब दिखता है यानी जब व्यक्ति दूसरों के साथ यथोचित व्यवहार करता है, यानी आचरण में लाता है। तो विशिष्ट न्याय से युक्त व्यक्ति वह है जो श्रेष्ठ कानून का समुचित पालन करता है और इस प्रकार समाज के संदर्भ में अपने लिए उचित मात्रा से अधिक सुख सुविधाओं की कामना नहीं करता। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि अरस्तु भी एक संयत जीवन के, मध्यमार्गी जीवन के समर्थक हैं। उनका राज्य विस्तारवादी नहीं है। अरस्तु नहीं कहते कि राज्य को धन का संचय करना है या शक्ति का संचय करना है। वैसे ही वो व्यक्ति के लिए एक साधारण जीवन की हिमायत करते हैं। उनकी नज़र में यह नहीं है कि व्यक्ति को अपने जीवन में धन बल का संचय करना ही उसका उद्देश्य होना चाहिए, बल्कि वो तो उसे बुराई के रूप में मानते हैं। व्यापार को भी वह धन संचय की बजाय सिर्फ जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के नाम पर ही लेजिटिमाइज करते हैं। तो अरस्तु ने कहा कि विशिष्ट न्याय से युक्त व्यक्ति वह है जो कानूनों का पालन करे, यानी कानूनों का पालन करना एक सद्गुण है, और दूसरा है जो ज़्यादा की कामना ना करे, यानी जिसका अपना जो उसे उचित शेयर मिलना चाहिए उसी तक सीमित हो, ज़्यादा की कामना ना करे। विशिष्ट न्याय को अरस्तु ने 2 भागों में बांटा, वितरणात्मक न्याय और संशोधनात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय आज के एक तरीके से जो लाभों के वितरण का मामला है वह न्याय है। पद, लाभ, सम्मान और पुरस्कारों के वितरण से संबंधित है। यहाँ अरस्तु ने आनुपातिक समानता का समर्थन किया। आनुपातिक समानता से तात्पर्य है कि जैसे 1 से 2 जितना बड़ा है उसी तरह उतना ही बड़ा आनुपातिक समानता से 2 से 4 है, क्योंकि जितना 1 का 2 से संबंध है वैसा ही 2 का 4 से संबंध है। लेकिन वैसे अंकगणितीय रूप में 1 से 2 1 बड़ा है, जबकि 2 से 4 2 बड़ा है। अतः आनुपातिक समानता यह वाली है वह आनुपातिक
समानता और यह अंकगणितीय समानता है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि अरस्तु ने अनुपातिक समानता के सिद्धांत के आधार पर यह वकालत की कि वितरणात्मक न्याय में योग्य व्यक्ति को ज़्यादा और अयोग्य को कम और बराबर के योग्य आदमियों को बराबर का व्यवहार होना चाहिए। तो आनुपातिक समानता में योग्यता और पात्रता को एक निर्धारक तत्व माना गया, यानी सबको बराबर की बजाय अनुपातिक समानता के आधार पर उनके साथ व्यवहार होना चाहिए। संशोधनात्मक न्याय है जो नागरिकों के पारस्परिक संबंध निर्धारण और उनसे उत्पन्न दोषों को दूर करने से संबंधित है। अतः बिना किसी भेदभाव, लघुता, गुरुता के परिशोधन से यह होना चाहिए। संशोधनात्मक न्याय का दायरा है कि अगर दो व्यक्तियों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हो जाए, तब उनमें यह नहीं देखा जाता कि कौन योग्य है और कौन कम योग्य है, कौन किसकी पात्रता कम है, किसकी पात्रता ज़्यादा है। हमने देखा कि अरस्तु का जो न्याय का सिद्धांत है वह कैसे सद्गुणों की वकालत करता है, उसके कौन से विभाजन हैं, कौन से अनुपातिक समानता का नियम कहाँ लागू करते हैं अरस्तु। तो प्लेटो और अरस्तु के न्याय सिद्धांत में अंतर देखते हैं। प्लेटो प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उपयुक्त व निर्दिष्ट कार्य करने से ही न्याय को संबंधित करते हैं। हमने देख लिया कि कैसे प्लेटो ने साहस, बुद्धि और तृष्णा तीन तत्वों की प्रधानता के आधार पर व्यक्तियों के कर्तव्य निर्धारित किए कि जो व्यक्ति साहस का प्रतिनिधित्व करता है उसे योद्धा का कार्य करना चाहिए, जो तृष्णा का प्रतिनिधित्व करता है उसे व्यापार करना चाहिए, और जो बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है उन्हें शासन का कार्य करना चाहिए। तो व्यक्ति की अपनी प्रकृति के अनुरूप कार्य करने को ही प्लेटो ने न्याय कहा। लेकिन अरस्तु वितरणात्मक न्याय व्यक्ति की योग्यता और योगदान के अनुपात में हो उसे न्याय कहते हैं। अरस्तु के लिए न्याय सद्गुण का आचरण में लाना है। तो अरस्तु न्याय को प्लेटो की तुलना में अलग दृष्टि से सोचते हैं। प्लेटो का न्याय कर्तव्यमूलक है, यानी उसको व्यक्ति को अपने नेचर के अनुरूप कार्य करना चाहिए, वह एक न्यायपूर्ण समाज होगा। वहीं अरस्तु कहते हैं कि व्यक्ति को योग्यता के अनुरूप उसको अपना ड्यू मिलना चाहिए, तभी न्याय है। यह जो उसको अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो ड्यू डिसाइड किया है, यह एक तरीके से राइट है, अधिकार है। प्लेटो ने कार्य विभाजन को महत्व दिया, अरस्तु ने कार्य विभाजन को महत्व नहीं दिया। अनुपातिक समानता को महत्व दिया, यानी ज़्यादा योग्य व्यक्तियों को ज़्यादा और कम योग्य व्यक्तियों को कम, लेकिन बराबर योग्यता व्यक्तियों के साथ समानता होनी चाहिए। न्याय का सामान्य स्वरूप निर्धारित किया। इन्होंने सामान्य और विशिष्ट दो रूपों में बांटा और फिर विशिष्ट को भी आगे दो रूपों में बांटा। प्लेटो के लिए न्याय एक आंतरिक वस्तु है, यानी व्यक्ति की प्रकृति तक सीमित है। वहीं अरस्तु के लिए न्याय एक बाह्य वस्तु है जो न केवल प्रकृति बल्कि उसके आचरण में रिफ्लेक्ट होती है, और राज्य को लाभों के वितरण में भी उसे आधार बनाना चाहिए। प्लेटो का न्याय मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक मान्यता पर निर्भर है, वहीं अरस्तु का न्याय कानूनी मान्यता पर जोर ज़्यादा देता है, यद्यपि उसमें नैतिक पक्ष भी है। थैंक यू सो मच।